हेलो बच्चों, 66वीं जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है उसके मैं लगातार आप लोग के साथ में टेस्ट सीरीज के रूप में ला रहा हूं। और आज मैं जिस पर चर्चा करूंगा वो बिहार के संदर्भ में होगा, बिहार स्पेशल होगा। ठीक है, यानी बिहार से रिलेटेड प्रश्न ही होंगे जो बहुत प्रमुखता के साथ बीपीएससी के पीटी में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग को उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और अभी अभी जस्ट मैं शूट कर रहा था इसको, उस समय ही एक सूचना मिली कि मेंस का डेट जो है वो आगे बढ़ गया। तो देखो बेटा, ऐसा है कि अब अपनी तैयारी को, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पीटी दे रहे हैं, मेरे साथ तो बहुत जुड़े हुए हैं जो पीटी भी दे रहे हैं, मेंस भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो अब आपको देखिए, वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में शुरू होगा और सबके दिसंबर में पीटी भी ले रहा और वो इंटरव्यू भी ले रहा। तो इसमें समझिए आपको जो है तीनों में समय का विभाजन इस प्रकार करना है, तीनों साथ लेकर चलना है। अन्यथा अगर किसी की भी आपने उपेक्षा की तो उसके परिणाम कुछ अलग हो जाएंगे। अगर पीटी में भी आपने अगर थोड़ा सा नहीं देखा अभी तो आप समझिए उस समय आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो अब मेंस को आपको इस तरह से पढ़ना है, करंट अफेयर्स को विशेष करके, वो आपको पीटी ओरिएंटेड भी होना चाहिए, फैक्चुअल भी होना चाहिए, एनालिसिस भी होना चाहिए, दोनों स्तर पर होना चाहिए। और अगर देखिए कि वो आप कैसे आप उनसे प्रश्न जो आएगा इंटरव्यू के लिए वो कैसे बन सकते हैं, तो हर तरह से आपको एक तरह से कंप्लीटली सोचना होगा। ठीक है, और इसमें जो लोग ने मॉक स्थगित कर रखा कि अभी नहीं देना है, वो फिर से जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि अब उस समय आप सोचेंगे तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा, इसलिए पहले ही करना पड़ेगा। जिसका मान लिया दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा तो उसके पास तो समय ही नहीं रहेगा मॉक देने का और फिर तैयारी करने का, तो उसको अब से ही अब फिर से लग जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न, नवपाषाणिक स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है? ए सारण, बी वैशाली, सी गया, डी रोहतास, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। नवपाषाणिक स्थल मतलब नियोलिथिक एज। और इसका सही उत्तर है डी सासाराम। सासाराम से 10 किलोमीटर दूर जो रोहतास है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इसलिए डी होगा आंसर। रोहतास में सासाराम से 10 किलोमीटर दूर में ये नवपाषाणिक स्थल है, जो स्टोन टूल्स वहां से प्राप्त हुए, बहुत सारे स्टोन टूल्स प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाणिक एज के हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम किस वैदिक साहित्य में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है? ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी तैतरीय ब्राह्मण, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में चर्चा है वो विधेय माधव वाली कथा। वैश्वानर अग्नि में मुख धारण करके चलता है और गौतम राहु पीछे पीछे चलते हैं। ये जो कथा दी गई है वो आते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं? तो सदानीरा, गंडक नदी तक पहुँचते हैं। तो ये जो बिहार में है तो वो वहाँ तक पहुँचते हैं, बिहार के वो गंडक नदी तक। तो ये जो चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। तीसरा प्रश्न, सोन भंडार गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ठीक है, ए बोध गया, बी वैशाली, सी सोनपुर, डी राजगीर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी राजगीर।
सोन भंडार नामक यह गुफा राजगीर के विभार गिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। और यहाँ पर कहा जाता है कि मगध सम्राट ने सोने को छिपाने के लिए पूरी चट्टान को काटकर यहाँ पर 2 कमरे बनवाए थे। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा की और वो अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ए 9वें वर्ष, बी 10वें वर्ष, सी 12वें वर्ष, डी 14वें वर्ष, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 10वें वर्ष। बोध गया की यात्रा उन्होंने 10वें वर्ष की, ठीक है, अपने राज्याभिषेक के। देखिए ध्यान में रखिएगा, राज्याभिषेक से 4 वाले प्रश्न आते हैं। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो निगाली सागर लुम्बिनी गए, नेपाल गए, ठीक है। तो ये जो याद रखिएगा 8वें वर्ष, 13वें वर्ष, 10वें वर्ष और 20वें वर्ष, ठीक है। 10वें वर्ष बोध गया, ठीक है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 14 वर्ष, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 3 वर्ष, ठीक है। भाई फाहियान पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहा। वैसे अगर आप देखें तो ये 399 में यहाँ आया था और 412 ईस्वी में गया था। इसमें वो भारत में रहा, श्रीलंका में रहा और नेपाल में रहा। उस समय फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था जब वो यहाँ पर आया था। पाटलिपुत्र में 3 साल रहा, 2 साल फिर ताम्रलिप्ति में गया वो, ठीक है। इसका जो रियल नेम है फाशियान कहते हैं इसको, और पुस्तक में जो इसका किताब का नाम था फौ कुओथी, ठीक है। अगर आप देखें ह्वेनसांग का ओरिजिनल नेम तो युआन च्वांग, और उसके किताब का नाम सी यू की, ये सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें बौद्ध देशों का वृत्तांत लिखा है फौ कुओथी में फाहियान ने, ठीक है। अब हम आते हैं 6ठे प्रश्न पर। तिरहुत के वैश्वार वंश, इसमें देखिए इसको ओइनिवार वंश भी कहते हैं, कहीं कहीं ओइनिवार वंश लिखा रहता है, वैश्वार वंश भी लिखा रहता है, कि किस शासक की छत्र छाया में कवि विद्यापति ने अपनी रचनाएं लिखी? अधिकांश रचनाएं। ए हरि सिंह, बी महेश ठाकुर, सी शिव सिंह, डी रामनारायण सिंह, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है शिव सिंह। देखिए ये जो विद्यापति का बहुत लंबा काल रहा, 1352 से लेकर 1448 तक वो रहे, और उस बीच में उन्होंने देव सिंह, कीर्ति सिंह, शिव सिंह, पद्म सिंह, नर सिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह, चंद्र सिंह, इन सब के शासन में, लेकिन ज्यादा शिव सिंह के काल में रचनाएं लिखी है। ये लंबा काल रहा है, और ये उस समय के इनके शिव सिंह के 3 रानियों के सलाहकार ही रहे, लखमा देई का, विश्वास देई का और धीरमती देई का। देई बोलते थे, देवी को वहां पर देई बोलते थे मैथिली में। इनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। 3 जो है मैथिली में भी लिखते थे, मैथिली में भी लिखते थे, अवहट्ट में भी लिखते थे और संस्कृत में भी लिखते थे। विद्यापति जो है, इनकी जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये बहुत ही चर्चित रही, ठीक है। इनका जो जन्म है वो भी जान लीजिए कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न पूछता है। विस्फी मधुबनी में पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 7वां।
बिहार के मनेर में शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? ए इब्राहिम खां काकर, बी हुसैन खां तबताई, सी गयासुद्दीन खां, डी शुजात खां, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए इब्राहिम खां खाकर काकर। ये मनेर शरीफ में है। ये सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी, इनका सूफी संत का नाम था मखदूम याहिया मनेरी। इनको हम मखदूम शाह दौलत का मकबरा, मखदूम शाह दौलत भी कहते थे। उनका मकबरा है, इसको छोटी दरगाह भी कहा जाता है। इसको इब्राहिम खां खाकर ने, जो गवर्नर था, 1619 ईस्वी में बनवाया था। ये याहिया मनेरी जो थे वो चिश्ती संप्रदाय के थे। इनके जो गुरु का नाम था हजरत रुकुद्दीन मुगलियानी। ठीक है, ये मखदूम मनेरी जो है हजरत ताज फकीर के पोते थे। ताज फकीर पर भी प्रश्न हमको लगता है बीपीएससी में एक बार आया था, याद रखिएगा, चिश्ती संप्रदाय के। हम आते हैं अब 8वें प्रश्न पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? ए दरभंगा, बी पूर्णिया, सी कटिहार, डी गोपालगंज, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। इसका उत्तर है ए दरभंगा। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार का प्रांतपति था मखदूल मुल्क। उसने कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव के खिलाफ अभियान छेड़ा, जिससे वो भाग गया नेपाल, और उसके भागने के बाद उसको उसके दरभंगा का नाम उसने तुगलकपुर कर दिया था। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 9वां। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? ए जेम्स फिलिप, बी जॉन बेंसीटार्ट, सी रॉबर्ट पाल्क फ्रांसिस, डी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट था उसके जज थे, 1757 से 1783 तक रहे। ठीक है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। अब हम आते हैं 10वें प्रश्न पर। बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? ठीक है, सॉल्ट पीटर। ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी राम नारायण, डी फरुख सियार, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए मीर जाफर। 1760 ईस्वी के आसपास उसने दिया था। ये सिराजुद्दौला के बाद जो है बंगाल का गवर्नर बना था। इसका जो पुत्र मीरन था वो बिहार का उप नवाब बनाया गया था। हालांकि वास्तविक जो नवाब का जो काम कर रहे थे वो नाजिम थे, राजा राम नारायण के हाथ में था बिहार का जिम्मा। ठीक है, अब हम आते 11वें प्रश्न पर। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? ए रीवा के राजा, बी आजमगढ़ के शासक, सी अवध का शाह, डी मिर्जापुर के राजा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। अब आते हैं 13वें प्रश्न पर। ढाका अनुशीलन समिति ने भागलपुर में क्रांति प्रचार का कार्य किसे सौंपा था? ए शचीन बख्शी, बी महेश नारायण, सी मणिंद्र नाथ घोष, डी रेवती नाग, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब।
और इसका सही उत्तर है रेवती नाग। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 14वां प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह की समाप्ति के बाद गांधी जी ने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार किसे सौंपकर वापस लौट गए? ठीक है, ए रामनवमी प्रसाद, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ल, डी जनकधारी प्रसाद, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है जनकधारी प्रसाद। डी इज द करेक्ट आंसर, जनकधारी प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट। इन सब से प्रश्न बहुत आते हैं बेटा, ध्यान में रखना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण, डी राम वृक्ष बेनीपुरी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए रीवा के राजा। रीवा का राजा जो था वो अंग्रेजों के प्रति बहुत आसक्ति व्यक्त किया, निष्ठावान बन गया, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन रीवा के जो दूसरे लोग थे उन्हें कुंवर सिंह का सहयोग किया, और जिससे वो जो है वहाँ से पहुँच पाए। और इसके पश्चात जो है राजा बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया, परिवार को छोड़ करके राजधानी छोड़ के भाग गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह से आता रहता है हमेशा प्रश्न। नेक्स्ट आए हम 12वें प्रश्न पर। बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? ए अशफाक खां, बी सतीश चंद्र, सी सूर्यदेव नारायण वर्मा, डी फूलन देव प्रसाद, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सूर्यदेव नारायण वर्मा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहीं पर आपको बता दूं, एक संस्था और थी, वो हिंदू बॉयज एसोसिएशन, इसके संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, ध्यान में रखना। और इसका सही उत्तर है ए आचार्य नरेंद्र देव। प्रथम रूप अध्यक्ष जो थे नरेंद्र देव थे, और जयप्रकाश नारायण सचिव थे। ध्यान में रखिएगा, वे प्रथम सचिव थे। वैसे स्थापना में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, इस सभी का योगदान जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी, और ये स्थापना कहाँ हुई थी? पटना के अंजुमने इस्लामिया हॉल में। कहाँ पे है ये? जो आप देखते हैं पटना मार्केट के ठीक सामने आपको एक हॉल दिखाई देगा, वो अंजुमने इस्लामिया हॉल है, उसी में स्थापित हुआ था ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा, इसके पहले 31 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, वो भी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से 1931 में। यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी 34 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न। विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? ए पटना, बी राजगीर, सी नालंदा, डी बोधगया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी बोधगया। 20 जनवरी 2020 को बोधगया में ये राज्य लोक सेवा आयोग की बैठक हुई। परीक्षा पैटर्न और उसकी तकनीकों में क्या परिवर्तन होना चाहिए,
जो स्वच्छ रूप से एग्जाम्पल्स हो सके, इसकी बैठक एक हुई। विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे आए और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि बिहार में हुआ, बोधगया में हुआ, लेकिन इसकी अध्यक्षता तेलंगाना के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर चक्रपाणी घटा ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, हमारे बिहार लोक सेवा आयोग के नहीं, ये अध्यक्षता इसकी तेलंगाना पीसीएस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने की। ठीक है, ये अभी अभी हुआ, इसलिए एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? ए किशनगंज, बी गया, सी औरंगाबाद, डी जहानाबाद, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी औरंगाबाद। औरंगाबाद सबसे कम वर्षा वाला जिला है और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज। ठीक है, क्या आप लोग सब जानते होंगे। बिहार में कितने पुलिस जिला हैं? ए 38, बी 40, सी 44, डी 46, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और जिन लोगों का इंटरव्यू है वो ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सी 44। 40 सिविल पुलिस जिला है और 4 रेलवे पुलिस जिला। ठीक है, कुल मिलाकर कितने पुलिस स्टेशन है? 853। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हम आए अगले प्रश्न पर। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ए कटिहार, बी सारण, सी सिवान, डी मुजफ्फरपुर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए कटिहार इज द करेक्ट आंसर। ध्रुव दल का गठन कटिहार में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? ए बेतिया, बी छपरा, सी सिवान, डी सारण, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए बेतिया। असहयोग आंदोलन के समय चौकीदारी कर बंदी आंदोलन हुआ था और ये बेतिया में, छपरा में, सिवान में, सब ये में हुआ। यहाँ पे मैंने छपरा और सारण दोनों दे दिया। चलिए, ऑप्शन गलत हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, उसका सही उत्तर बेतिया है, इसलिए गलती से लिखा गया। चलिए, 21वां प्रश्न। बिहार में गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी सियाराम सिंह, सी सूरज नारायण सिंह, डी राम मनोहर लोहिया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सूरज नारायण सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में देखिएंगे आप, आजाद दस्ता का गठन किन्होंने किया था? बताया आप लोग को, सबको पता होगा कि हमारे जयप्रकाश नारायण जी आजाद दस्ते का गठन किए थे। और अगर इसको देखें तो भागलपुर के एरिया में सियाराम दल का गठन हुआ था सियाराम सिंह के द्वारा। और इधर जो है सूरज नारायण सिंह जो है वो आजाद परिषद का गठन करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न। बिहार में सदर अंजुमने हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे?
ए गजाधर प्रसाद, बी सर अली इमाम, सी मुंशी प्यारेलाल, डी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है मुंशी प्यारेलाल। मुंशी प्यारेलाल जी ने अंजुमने हिंद नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम आते हैं 23वें प्रश्न पर। कवि ईशान को किस भाषा का प्रथम कवि माना जाता है? ए मगही, बी भोजपुरी, भोजपुर लिखा है भोजपुरी होगा, सी मैथिली, डी अंगिका, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए मगही। मगही के प्रथम कवि माने जाते हैं ईशान। और मगही में अगर आप कहें साहित्यकार में और किसी का नाम अगर आ जाता है, योगेश्वर सिंह योगेश का नाम आता है। ठीक है, जिन्होंने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ठीक है, गौतम नाम से योगेश्वर सिंह योगेश। अब हम आते हैं 24वें प्रश्न पर। अघोर कामनी देवी का संबंध किस संस्था से था? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी रामकृष्ण मिशन, डी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ब्रह्म समाज। अघोर कामनी देवी ब्रह्म समाज के लिए बहुत काम की। वो जिस राजा राम मोहन राय के जो ब्रह्म समाज थे उससे बहुत ही प्रभावित किया। और देखिए पटना में अघोर कामनी देवी का बहुत रहा है वो क्षेत्र। कहाँ, मैं बताता हूँ आपको। अगर पटना में आप खजांची रोड घूमे होंगे, खजांची रोड में राजा राम मोहन राय का स्कूल भी है उसके नाम से, क्योंकि राजा राम मोहन राय पटना में आकर के फारसी सीखे थे। ध्यान में रखिएगा, वो भी है एग्जाम में। ठीक, आप देखेंगे कि जो खजांची रोड के सामने एक बिल्डिंग है, जो उसी बिल्डिंग में वो सीखे थे, खुदाबख्श लाइब्रेरी के पास में वहीं पर एक बिल्डिंग है जिसमें वो सीखा करते थे फारसी। ठीक है, और इसलिए वो इलाका ब्रह्म समाज का इलाका है। और आप देखेंगे प्राचीन काल से, मतलब उसी समय से जो आप कहें कि ब्रह्म समाज के लिए जो खांची रोड का एरिया है, BM दास का रोड का एरिया है, वो पूरा ब्रह्म समाज का एरिया है। और उसी गली में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अघोर कामनी देवी स्कूल भी मिलेगा आपको। तो वो अघोर कामनी जी का वहाँ पे कार्यालय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? ए जीरादेई, बी मधुबनी, सी चंपारण, डी दरभंगा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी दरभंगा। दरभंगा को उन्होंने आधुनिक तीर्थ स्थान कहा था। क्यों कहा था? दरभंगा में खादी का, वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र खुला था, वहाँ बनता था और वहाँ से व्यवसाय भी होता था। तो इसलिए उन्होंने आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी। और गांधी जी ने तीर्थ स्थान की भी एक जगह संज्ञा दी। आधुनिक तीर्थ स्थान तो दरभंगा और तीर्थ स्थान तो जीरादेई। क्यों? क्योंकि वो बहुत एडमायर करते थे राजेंद्र प्रसाद को, बहुत राजेंद्र प्रसाद के प्रति बहुत उनको उनका आदर भाव था। इसलिए उन्होंने कहा कि जीरादेई जो उनका जन्म स्थान है वो तीर्थ स्थान समझिए। बिहार के लिए वो तीर्थ स्थान है, भले ही अब हम लोग भूल गए तीर्थ स्थान को, बड़ा उपेक्षित है वो, लेकिन गांधी जी ने तीर्थ स्थान की संज्ञा दी। अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? ए कुलावंद वैदिक,
बी जगलाल चौधरी, सी कपिल मुनि, डी श्यामलाल बिहारी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी श्यामलाल बिहारी। श्यामलाल बिहारी वह वो गया के कुर्था थाने को पर झंडा फहराने की कोशिश में गोली चलाई गई और उसमें वो मारे गए। ठीक है। वैसे अगर आप देखें तो इसमें जगलाल चौधरी भी हैं, वो इसी समय में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वो सारण के पुलिस थाने को जला दिया था उन्होंने, जगलाल चौधरी ने। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, गया वाला श्यामलाल जी और जगलाल जी सारण में। ठीक है। अगला प्रश्न, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी सखा गणेश देवस्कर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी सखा गणेश देवस्कर। ये बांग्ला में लिखित ये पुस्तक थी। क्रांतिकारियों ने इसमें चर्चा है पूरी तरह से आंदोलनों की, और कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी आर्थिक स्थिति को तोड़ दिया था। उन्होंने पूरी आर्थिक व्यवस्था को, जो दादा भाई नौरोजी ने समझाया उन्होंने भी समझाया और पूरी व्यवस्था को बताया, और इन्होंने रास्ता अपनाने की बात की। वो क्रांतिकारी था ये कदम। और ये इस पर 1910 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था इसके प्रकाशन पर। मतलब इसके अन्य प्रकाशन पर प्रकाशित हो ही चुका था, लेकिन इसके फिर छपने पर प्रतिबंध लगा दिया 1910 में। हालांकि इसका हिंदी में अनुवाद बाद में चल करके बी बाबूराव विष्णु पराड़कर ने किया था। चलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, सखा गणेश देवस्कर। ठीक है। दशेर कथा। नेक्स्ट प्रश्न, 28वां प्रश्न, उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशु के लिए विख्यात है स्थित है? ए गया में, बी भागलपुर, सी राजगीर, डी कटिहार, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई इनमें से कोई नहीं। ये जो उदयपुर अभ्यारण्य है ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में। गया में अगर रहता तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य होता, और भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन वाला जल जीवन अभ्यारण्य है, और राजगीर में अगर आप देखें तो पंत वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, निम्न में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? ए कमला नदी, सोन नदी और बागमती नदी, बी बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा नदी, सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी, डी उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन नदी। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी कर्मनाशा नदी जो है वो बक्सर के पास गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी अगर आप देखें तो ये महाराजगंज और कुशीनगर से होते हुए देवरिया से होते हुए मिलती है। और अगर इधर देखें आप घाघरा नदी तो ये बलिया छपरा होते हुए छपरा में जाके मिलती है, गंगा में आके मिलती है, जिसको हम लोग घाघरा को हम लोग यूपी में सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। ये कर्मनाशा, गंडक और घाघरा इज द करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न, बिहार में मड़ुआ रागी जिसको कहते हैं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ए दरभंगा, बी सहरसा, सी गया, डी मुजफ्फरपुर, ई इनमें से कोई नहीं,
उपरोक्त में से एक से अधिक और समय शुरू होता है अब। इसको फिंगर मिलेट भी कहते हैं। और इसका सही उत्तर है ए, दरभंगा। ये खरीफ फसल है। ये एरिड और सेमी एरिड जोन में होता है। आप अगर ज्योग्राफिकल देखें और अगर इसको देखें कॉन्टिनेंट के स्तर पर, तो ये एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, इसका उपज होता है। अगर भारत में देखें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रमुखता के साथ इसकी खेती होती है। बिहार में, नेपाल में भी बहुत खेती इसकी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो। इसमें एमिनो एसिड जो है वो मेथोनाइन जो पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, बायोलॉजी के लिए भी प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसमें जो एमिनो एसिड पाया जाता है वो मेथोनाइन, ठीक है। ये बहुत कैल्शियम के लिए, उसके पोटाशियम के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए ये रिच सोर्स है ये मड़ुआ का आटा, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत कम सेवन करते हैं, साल में एक आध बार खाते हैं, वो भी माँ आपकी जीतिया में खिलाती होगी, काले रंग का एक रोटी, उसी को कहते हैं मड़ुआ। जो नहीं जानते हैं, जो थोड़े आधुनिक हो गए हैं, वे सब जान लें, वो बहुत ही कारगर है। जो ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार हैं महिलाएं, या अगर माँ आपकी हैं जिसको कमर में बहुत दर्द होता है, समझिए कि उनको जरूर ऑस्टियोपोरोसिस है। उनको अपने खाने में बीच बीच में कम से कम 1-2 रोज पर निश्चित रूप से मड़ुआ का आटा खाएं, तो उनको कैल्शियम का जो डिफिशियंसी है वो बिना दवाई के ही पूरी हो सकता है, ठीक है। चलिए, रहा मेरा प्रश्न 30 प्रश्न, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। और फिर से मैं बच्चों से कहता हूँ कि बच्चे, आप अपने टाइम को 3 भागों में ज़रूर बांटो। आप मेंस के लिए भी पढ़ो, इंटरव्यू के लिए भी पढ़ो, और इंटरव्यू के साथ साथ आप पीटी के लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालो। ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2 घंटा तो ज़रूर ही निकालो। और मेंस के लिए 4 घंटे का 5 घंटे का समय रखो, और 1-2 घंटे इंटरव्यूज़ के लिए उस टाइप के प्रश्न जो कि आप इंटरव्यू के प्रश्न से के तरह से पूछे जाते हैं, वो सब। हालांकि करंट अफेयर्स आप अगर देखते रहते हो, और अपने चूँकि लोगों का, बहुत सारे बच्चों का ऑप्शनल जो दूसरा होता है, और ग्रेजुएशन कोई दूसरा विषय से किए रहते हैं, तो ग्रेजुएशन वाला वो आप रिवीजन करते रहिए, और ऑप्शनल तो आप पढ़ ही रहे हो, और करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा बॉदर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों में, प्रतिकूलता में ही अनुकूलता ढूंढने की कोशिश कीजिए, और उसी में तैयारी करी जाती है। ऐसे जो समय आपके पास आए हैं, ऐसे हम लोग के पास भी बहुत बार ऐसे समय आए थे कि बीपीएससी जो है मेंस लेने वाला है, और यूपीएससी का पीटी है, बीच में 8 दिन का समय था। और 8 दिन में हम लोग, उस समय आप लोग केवल जीएस देते हो, हम लोग पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करते थे। 2 पेपर होता था पीटी में, और उसमें अपना ऑप्शनल भी रिवीजन करना होता था। तो उस समय पूरा 1 हफ्ते में हम लोग पूरा पढ़ जाया करते थे, पूरी हिस्ट्री से दिया करते थे। तो आप समझिए कि हम लोग के साथ भी वो सब चीज़ लागू होता था। ऐसा समय सबके साथ आता है, और इन्हीं में सब लोग निकलते भी हैं। जिसको कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको बहुत घबराहट आए, वो मुझसे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय कीमती दिया, मेरा भी समय कीमती, उसका सदुपयोग करें, और आप लोग सदुपयोग करें। मुझसे जितना लाभ उठाना है उतना उठाएं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।